हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई जानकारी देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं अस्थमा, जिसे हिंदी में दमा बोला जाता है। तो दमा या फिर कहें अस्थमा की सभी दवाइयों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अस्थमा की बीमारी में कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। हर एक चीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको अस्थमा के बारे में इसी ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको काम यही करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बीच में अगर आपको कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे रोक करके उसको लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर हमेशा हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना, क्योंकि अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, सबसे पहली बात कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के जानकारी के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें, एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लें, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट के कंडीशन को देखते हैं, उसके बाद दवाओं को देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा के बारे में जानते हैं, उसके बाद आप लोगों को दवा के बारे में बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए अस्थमा क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नॉर्मल सा पाइप है। ये नॉर्मल सा क्या है, पाइप है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये नॉर्मल सा पाइप है। अगर मान लीजिए ये पाइप हमारा क्या हो जाए, एकदम सिकुड़ करके पतला हो जाए, ये सिकुड़ करके एकदम पतला हो जाए, ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये इस तरीके से, इस तरह से हो जाए, सिकुड़ करके पतला हो जाए, तो यहाँ से जितना मान लीजिए हवा निकल रहा है या फिर पानी निकल रहा है, तो अगर चौड़ाई इतना है तब तो आराम से निकल रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिए ये सिकुड़ करके पतला हो जाता है तो पानी मान लीजिए जाता है तब भी दिक्कत होगा, हवा जा रहा है तब भी दिक्कत होगा। तो उसी तरीके से दोस्तों हमारा सांस की नली होता है, उसी तरह से हमारा सांस की नली होता है। अगर मान लीजिए सांस की नली जो होता है हमारा सिकुड़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है, और जब हमें सांस लेने में दिक्कत होगा उस प्रोसेस को, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? इतना सबको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा सांस लेने का जो पाइप होता है ये तो नॉर्मल होता है, एयरवे नॉर्मल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये सिकुड़ जाता है, एकदम पतला हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, तो उसे हम लोग अस्थमा बोलते हैं। चलिए हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना। ठीक, अस्थमा क्या होता है। अस्थमा एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पर्सन का एयरवे क्या हो जाता है, इन्फ्लाम्ड हो जाता है, मतलब सूज जाता है, नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, वहां पर स्वेलिंग हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा यही प्रोसेस होता है कि वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाए हमारे एयरवे। एयरवे का मतलब क्या होता है, सांस लेने की जो रास्ता होता है, नली होता है, उसे एयरवे बोलते हैं। तो वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाए, नैरो हो जाए, पतला हो जाए एयरवे, स्वेलिंग वहां पर हो जाए और वहां पर म्यूकस प्रोड्यूस होने लगे ज्यादा से ज्यादा, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, डिफिकल्टीज हो जाए ब्रीदिंग करने में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अस्थमा। जो लोग हिंदी भाषा में जानना चाहते हैं उनको भी बता देता हूं, अस्थमा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के वायु मार्ग में सूजन आ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक, संकीर्णन और सूजन आ जाता है, अतिरिक्त बलगम उत्पन्न होने लगता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे सांस लेने में क्या होने लगता है, मुश्किल होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, डिफिकल्टीज होने लगता है ब्रीदिंग में। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अस्थमा। समझ गए? जो लोग नहीं जानते हैं इसीलिए सोचा बता दें, जिससे उनका ये भी टॉपिक क्लियर हो जाए। अब जो आप लोगों को स्टार्टिंग में बता रहे थे वो चीज़ यहाँ पर देखिए, लंग का जो नॉर्मल कंडीशन होता है वो ये होता है। देखिए एयरवे कितना ज़्यादा है, देखिए इतना ज़्यादा खुला हुआ है। लेकिन अस्थमैटिक कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो होता है ये तो नॉर्मल कंडीशन है, देखिए, लेकिन अगर यहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, म्यूकस ज़्यादा हो जाता है, तो देखिए सिकुड़ गया है, सिकुड़ गया है, कंट्रैक्ट हो गया है। कंट्रैक्ट को मतलब होता है सिकुड़ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायलेशन और इसे बोलते हैं कंट्रैक्शन। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर क्या हो गया है, एयरवे कंट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, और जब सिकुड़ जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत ही होगा, और जब सांस लेने में दिक्कत होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग अस्थमा बोलते हैं। और जब सिकुड़ जाएगा, इसको ठीक करने के लिए, इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम कौन कौन से दवा का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में चलिए अब जानते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल कंडीशन में जो म्यूकस होता है ये एकदम पतला सा ऐसे होता है, लेकिन जब ज़्यादा म्यूकस हो जाता है तो देखिए एकदम मोटा सा सिकुड़ करके इसको पतला कर देता है एयरवे को, और स्वेलिंग भी हो जाता है लाइनिंग में। तो ये जा करके हमें एक अस्थमा का कंडीशन बन जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। ये सारी चीज़ें देखा जाता है। अब थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ कि जो अस्थमा होता है ये किन किन कारण से होता है, इनका मेन कारण क्या होता है, किन की वजह से अस्थमा देखा जाता है, अस्थमा कैसे होता है,
तो ये बातें चलिए जान लीजिए। अस्थमा जो होता है ये मान लीजिए सांस लेने में रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन, सांस लेते हैं तो वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन के कारण भी हमारा ये देखा जाता है अस्थमा की बीमारी। खाना वाना खाते हैं, वैसे प्रोडक्ट फूड में बहुत सारी चीज़ हम लोग ब्रेड व्रेड बाहर का चीज़ खाते हैं तो उससे भी हम लोगों को अस्थमा होने का चांस रहता है, तो ये भी एक काजेज होता है। पेट डेंगर मतलब जो जानवरों का गोबर होता है उनके द्वारा भी, उनके गंध से भी ये बीमारी हो जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, तनाव लेने से भी ये क्या हो जाता है, इस बीमारी देखा जाता है, अस्थमा का बीमारी देखा जाता है। और क्या होता है, मेडिसिन खाने से भी कभी कभी अस्थमा का बीमारी का कारण देखा जाता है। डस्ट मतलब गंदगी से भी ये बीमारी को देखा जाता है, डस्ट के कारण भी ये बीमारी होता है। केमिकल हो गए, परफ्यूम हो गए, उनके कारण से भी ये बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है, अस्थमा की बीमारी होता है। एयर पॉल्यूशन की वजह से भी ये बीमारी देखा जाता है और स्मोकिंग की वजह से भी ये बीमारी देखा जाता है अस्थमा का। समझ गए। और कुछ लोगों को जो होता है अस्थमा की बीमारी, ये जेनेटिक भी होता है। ये जेनेटिक भी कुछ लोगों को होता है, जैसे परिवार में किसी को है और तब धीरे धीरे उस एज में जाते जाते उनको भी हो जाएगा। तो कुछ कारण कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत देखा जाता है जेनेटिक भी, तो ये होता है अस्थमा का कारण। समझ गए आप लोग। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हर एक बात आपको बताऊंगा कि अस्थमा क्या होता है, अस्थमा का कारण क्या है, अस्थमा होता है तो उनका क्या क्या लक्षण देखा जाता है, उसके बाद इनमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उसको बताऊंगा। तो अस्थमा क्या होता है वो जान चुके हैं, अस्थमा का कारण क्या क्या होता है वो भी जान चुके हैं। आपको आगे यहाँ पर बता दिए हैं किन किन वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, फूड के कारण हो सकता है, पेट डेंगर के द्वारा हो सकता है, स्ट्रेस के द्वारा हो सकता है, क्रिएटिन सर्टेन मेडिकेशन के द्वारा हो सकता है, डस्ट के द्वारा हो सकता है, केमिकल और परफ्यूम के द्वारा हो सकता है, एयर पॉल्यूटेंट के द्वारा, स्मोकिंग के द्वारा, जेनेटिक के द्वारा। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनके द्वारा अस्थमा देखा जाता है। अब इनके लक्षण कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए किसी को अगर हो गया है अस्थमा तो कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, चेस्ट में पेन होता है। चेस्ट में क्या होता है, पेन होता है। और सांस लेने पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आवाज आता है, सीटी की तरह थोड़ा बहुत आवाज आता है, सांस लेते हैं तो आवाज निकलता रहता है। ब्रीदिंग में क्या हो जाता है, शार्टनेस हो जाता है। और सोते समय क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। जब कोई सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, किसी को सांस सही से नहीं ले पा रहा है, तो क्या वो अच्छे से गहरी नींद में सो पाएगा, उनको नींद नहीं लगेगा। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो स्लीपिंग प्रॉब्लम होगा, शार्टनेस आप ब्रीद होगा ही। व्हीजिंग मतलब जब सांस लेते हैं अंदर बाहर तो आवाज निकलता रहता है, चेस्ट में पेन भी होता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ इस मरीज को क्या हो गया है, इस मरीज को अस्थमा हो गया है। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, पहला है, अगर किसी को एक्यूट अस्थमा का अटैक आता है, अगर किसी को मान लीजिए एक्यूट अस्थमा का अटैक आता है तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें पेशेंट को तुरंत रिलीफ कराना चाहिए, बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इसके लिए तुरंत रिलीफ दिलाने के लिए उसका इलाज कराना पड़ता है। जैसे के लिए इसका शार्ट एक्टिंग क्या होता है, शार्ट एक्टिंग इसका यही होता है, शार्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट मेडिसिन होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब शार्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट मेडिसिन कौन सा होता है तो चलिए जानते हैं। इसमें हमारा आता है सॉल्बुटामॉल और लियोसॉल्बुटामॉल, ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सालबुटामॉल जो होता है ये रेशमिक मिक्सचर होता है। रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इस डिब्बे में चीनी रखा गया है और यहाँ पर पानी रखा गया है, चीनी को इसमें डाल देते हैं तो ये दो चीज का आपस में घोल बन जाता है, तो दो चीज का एक में घोल बन जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। समझ गए। उसी तरह से सॉल्बुटामॉल हमारा होता है, दो चीज का मिक्सचर होता है। जैसे कि कौन कौन सा होता है, एक लीवो होता है, एक डेक्स्ट्रो होता है। ये दोनों का मिक्सचर से हम लोग का बनता है सॉल्बुटामॉल। और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, लिवोसॉल्बुटामॉल। तो ये दो दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, एक हमारा होता है सॉल्बुटामॉल, दूसरा होता है लिवोसॉल्बुटामॉल। सॉल्बुटामॉल हमारा रेशमिक मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है, हमारा लीवो होता है और डेक्स्ट्रो होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। लीवो जो होता है इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। सॉल्बुटामॉल का जो होता है साइड इफेक्ट कम देखने को मिलता है, लेकिन लीवो का जो होता है साइड इफेक्ट इसका ज़्यादा देखने का मिलता है। लियो सॉल्बुटामॉल का साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन सॉल्बुटामॉल का कम देखने को मिलता है। अब देखिए कौन कौन से साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात जान लीजिए, ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं तब आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए दवाओं के बारे में पहले जान लीजिए। ये हमारा होता है लिवोसॉल्बुटामॉल और दूसरा हमारा होता है सॉल्बुटामॉल आईपी। सॉल्बुटामॉल जो होता है ये दो चीज का मिक्सचर होता है, एक लीवो और होता है डेक्स्ट्रो। सॉल्बुटामॉल जो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा होता है सिप्ला कंपनी का, सिप्ला कंपनी का होता है ये। और ये क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया का कंपनी होता है, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। ये क्या होता है, अस्थलीन इसका नाम होता है, इसका ब्रांड नेम होता है अस्थलीन इनहेलर। इस दवा को इनहेलर में डाल करके दिया जाता है। इनहेलर का मतलब क्या होता है, इनहेलर का मतलब होता है नाक में इस तरह से लगाया जाता है। दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं, अगर भी किसी के भी घर में
अगर किसी के भी घर में कोई भी अस्थमा का मरीज है तो उनको अपने घर में अस्थमा के मरीज के लिए इनहेलर रखना चाहिए। इनहेलर बहुत जरूरी होता है। इन दवाओं को बहुत ही आसानी से इनहेलर में डाल करके इस्तेमाल करने से तुरंत मरीजों को क्या होता है, राहत मिल जाता है। अब देखिए इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जब एयरवे, तब सांस लेने में कितना दिक्कत होगा। इतना ज़्यादा सिकुड़ गया है, थोड़ा सा भी जगह नहीं बचा है, तो सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है। इसके लिए हम लोग लियोसाल्बुटामॉल इनहेलर या फिर कह सकते हैं साल्बुटामॉल इनहेलर, ये दो प्रकार के दवा होते हैं। एक हमारा होता है ऊपर लियोसाल्बुटामॉल जो कि लिवोलिन इनहेलर होता है, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है साल्बुटामॉल इनहेलर। समझ गए आप लोग, ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें इनहेलर में डाल करके दिया जाता है। इसको लगाने के बाद मरीज का जो ये हमारा सिकुड़ गया है एयरवे, ये इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसीलिए हम लोग तुरंत लिवोलिन इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं या फिर कह सकते हैं अस्थलीन इनहेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की मेडिसिन होता है, एक हमारा होता है लिवोसाल्बुटामॉल और दूसरा हमारा होता है साल्बुटामॉल। साल्बुटामॉल इनहेलर जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का होता है, और ये दोनों दवाइयाँ, जो लिवोलिन इनहेलर होता है ये भी हमारा सिप्ला कंपनी का होता है, और ये जो हमारा होता है अस्थलीन इनहेलर ये भी हमारा सिप्ला ही कंपनी का होता है। समझ गए आप लोग। यह सांस की नली को रिलैक्स डायलेट करने के लिए दिया जाता है। रिलैक्स मतलब आराम देना, डायलेट का मतलब होता है फैलाना। समझ गए, सिकुड़ गया है यहाँ पर तो इसको डायलेट करने का ये काम करता है। समझ गए आप लोग। कंट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको कंट्रैक्शन हो गया, डायलेशन हो गया, तो ये सब का बारे में पता रहना चाहिए, ये सब वर्ड आपको याद रखना चाहिए। कंट्रैक्शन का मतलब होता है कि सिकुड़ जाना, और डायलेट का मतलब क्या होता है, फैल जाना। समझ गए आप लोग, ये बातें आप लोग हमेशा याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा इफेक्ट दिखाता है, कोई साइड इफेक्ट मान लीजिए ये दवा अपना दिखाता है, जैसे लिवोलिन हो गया या फिर साल्बुटामॉल हो गया। अगर मान लीजिए ये अपना कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो ये जो होता है बीटा 1 पर ही अपना इफेक्ट दिखाता है। समझ रहे हैं। अब बीटा 1 क्या होता है, बीटा क्या होता है, बीटा रिसेप्टर जो होता है ये लोकेशन एंड एक्शन को बताता है। लोकेशन एंड एक्शन को बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल बता देता हूं, बीटा 1 जो हमारा होता है ये हार्ट के पास होता है, बीटा 2 जो होता है ये स्मूथ मसल्स होते हैं, और बीटा 3 रिसेप्टर जो होता है ये क्या होता है, ये हमारा एडुपोस टिश्यू होते हैं। समझ गए आप लोग। तो बीटा 1 रिसेप्टर से क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा होता है रेट फोर्स ऑटोमेटिकली होता है। बीटा 2 रिसेप्टर में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है स्मूथ मसल्स का। और क्या होता है, बीटा 3 रिसेप्टर में क्या होता है, एडिपोस टिश्यू जो होता है इसका लाइपोलाइसिस बढ़ जाता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, लिपोलाइसिस का मतलब क्या होता है। देखिए लिपो का मतलब होता है दोस्तों लिपिड। आपको यहां पर बता देता हूं जिससे हमेशा के लिए ये बात याद रहे। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको लिखा मिल जाता है लिपो प्लस लिसिस, इसको तोड़ दिया, लिपोलिसिस को दो पार्ट में तोड़ दिया, लिपो प्लस LYSIS। लिपो का मतलब होता है लिपिड, LIPID, और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। लिपिड को तोड़ने का काम ये करता है। क्या करने का काम करता है, लिपोलिसिस। ये एडिपोस टिश्यू के लाइपोलिसिस का काम करता है, लिपिड को तोड़ने का काम करता है। बहुत सारे वहाँ पर लिपिड जम जाते हैं जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, तो इनका मेन कारण यही होता है, मेन काम लिपोलिसिस करना, लिपिड को तोड़ना। समझ गए आप लोग। चलिए अब दवाओं के बारे में और भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारा है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक जो होता है ये क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे दो प्रकार के मेडिसिन आता है। कौन कौन सा आता है, इसमें हमारा आता है पहला, वो होता है आइप्राट्रोपिन ब्रोमाइड। ये जो होता है शॉर्ट एक्टिंग दवा होता है। ये जो होता है शॉर्ट एक्टिंग दवा होता है। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है, ये तुरंत काम करने वाला दवा होता है। जैसे मान लीजिए किसी को अस्थमा हो गया है, अब हाइयर कंडीशन है, इसको तुरंत एक्शन करने वाला दवा देना है, तो उनको कौन सा दवा दिया जाता है, उनको शॉर्ट एक्टिंग का दिया जाता है, जो कि तुरंत काम करता है, तुरंत काम में आता है। ये हमारा होता है आइप्राट्रोपिन ब्रोमाइड। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है, क्या होता है, ये होता है हमारा ट्रोपियम ब्रोमाइड। क्या होता है, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। टायोट्रोपियम ब्रोमाइड जो होता है यह काफी देर तक में यूज आता है, लंबे समय तक अपना असर दिखाता है। ये अपने समय को मतलब इसका जो होता है टाइम, कितने समय तक ये अपना इफेक्ट दिखाता है, तो ये लंबे समय तक अपने असर को दिखाता है। अब इनके दवाइयों का अगर बताएं तो ये देखिए पहला है, ये है आइप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, जो कि हमारा है सिप्ला कंपनी का। समझ रहे हैं। इसमें हमारा क्या होता है, आइप्राट्रोपिन ब्रोमाइड के साथ क्या क्या चीजें हैं इसमें हमारा लियोसाल्बुटामॉल सल्फेट का भी पाउडर होता है, इनहेलेशन। ठीक, ये भी हमारा इनहेलर में डाल करके दिया जाता है। समझ गए आप लोग। और जो दूसरा आप लोगों को बता रहे थे वो हमारा यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है, वो है टायोट्रोपिन ब्रोमाइड, जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है और इनहेलर में डाल करके दिया जाता है। और ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग। इनका काम क्या होता है, ये जो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपर वे को ओपन करते हैं।
जो ऊपर का रास्ता होता है उसको खोलने का काम करते हैं। अब ऊपर का रास्ता ही बंद है तो सांस लेंगे कैसे, अंदर बाहर कैसे करेंगे? तो इसका मेन यही काम होता है कि रेस्पिरेटरी के अपर वे जो होते हैं, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस और ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, तो सांस लेने वाले रास्ते के अपर वे को ये खोलता है। समझ गए? ये दोनों मेडिसिन, ये जो दोनों दवा होता है जिसका नाम होता है आइप्रोट्रोपियन ब्रोमाइड और लीवोसॉल्बुटामॉल सल्फेट, जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है, इनहेलर में डाल करके इसको लिया जाता है। और दूसरा हमारा होता है टाइटोट्रोपियन ब्रोमाइड, जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है, इनहेलर में डाल करके लिया जाता है, और ये भी हमारा आईपी का होता है, इंडियन फार्माकोपिया का, ये भी मेडिसिन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें कि ये जो होता है इनहेलर, इनके डोज क्या होते हैं, यहाँ पर इनहेलर बना दिया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको दवा को डालते हैं और माउथ में तुरंत डाल करके खींच लेते हैं। तो इनके डोज की अगर बात करें तो मैक्सिमम 4 पफ आप लोग दिन भर में ले सकते हैं। एक पफ में 200 माइक्रोग्राम होता है, तो 4 पफ में कितना होगा तो कर लेना आप लोग, 200 × 4 आ जाएगा आपका। इतना तो कर ही लेंगे, इतना तो आपको आता ही होगा मल्टीप्लाई करने। अगर मान लीजिए एक पफ में हमारा कितना माइक्रोग्राम होता है, हमारा 200 होता है, तो 4 पफ में कितना होगा, 200 × 4 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इनहेलर में कुछ और दवाइयां डाल करके दिया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ये तो बता दिए हैं कि कौन कौन से होते हैं। हमारा होता है जो कि डोज के बारे में बताए हैं, वो हमारा है डियोलिन इनहेलर, और दूसरा हमारा होता है एस्थलीन इनहेलर। समझ गए? और ये जो दोनों के दोनों होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे सिप्ला कंपनी का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी सिप्ला कंपनी का है और ये भी सिप्ला कंपनी का है। यही इनहेलर में डाल करके लिया जाता है। ये जो होता है यहाँ पर इसको माउथ से तुरंत खींचना रहता है, नीचे से दवा डालेंगे और तुरंत इसको खींच लेंगे। ठीक, थोड़ा सा स्पीड में खींचेंगे जिससे तुरंत पूरा का पूरा पाउडर फॉर्म में जो दवा होता है वो हमारे माउथ के अंदर चला आता है। तो ये हमारा होता है डियोलिन इनहेलर और दूसरा होता है एस्थलीन इनहेलर। इनके डोज की अगर बात करें तो आपको बता दिए हैं, दिन भर में मैक्सिमम 4 पफ लिया जाता है। 4 पफ का मतलब क्या होता है, एक पफ मतलब होता है 200 माइक्रोग्राम, 4 पफ में हमारा 800 आएगा। समझ गए आप लोग? तो जरूरत ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा डोज लिया जाता है, ज़्यादा टाइम लिया जाता है। ठीक, मैक्सिमम 4 टाइम ले सकते हैं 4 पफ। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ और इनहेलर होते हैं, जैसे कि हमारा ब्यूडकार्ट होता है। क्या होता है? ब्यूडकार्ट होता है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं तब आपको दिखेगा। ये हमारा होता है ब्यूडोकार्ट, ब्यूडोसोनाइड इनहेलर, नेबुलाइजर। इसको नेबुलाइजर में डाल करके दिया जाता है, थोड़ा बहुत आपको भी दिख रहा होगा। ब्यूडोसोनाइड नेबुलाइजर, जो कि हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। इनका जो ब्रांड नेम होता है वो तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, बस वही दिख रहा है तभी बहुत है आप लोगों को। इसका ब्रांड नेम क्या लिखा गया है, वो है ब्यूडकार्ट। ब्यूडकार्ट इसको नेबुलाइजर में डाल करके दिया जाता है। नेबुलाइजर और इनहेलर हमेशा रखना चाहिए अगर किसी के भी घर में क्या है, पेशेंट का मरीज है। ठीक, कोई भी अगर अस्थमा का मरीज है तो उनको ये रखना चाहिए। अस्थमा अगर किसी को हुआ है तो ये इमरजेंसी केसेस में इस्तेमाल किया जाता है और इन दवाओं को रखना चाहिए। एक बार डॉक्टर का सलाह लेकर के इसको रख लेना चाहिए। दूसरा हमारा होता है डियोलिन, और इसको दोनों को रख सकते हैं डॉक्टर का सलाह लेकर के, और जिसको इनहेलर में लेकर के भी। और देखिए जो हमारा इनहेलर होता है और एक क्या होता है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर में क्या होता है, यहाँ पर एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें बटन लगा होता है और एक यहाँ पर पाइप गया होता है, और पाइप के पास यहाँ पर रहता है मास्क की तरह पहनने वाला, मास्क की तरह जिसे कान में दोनों बजा करके जैसे मास्क नहीं पहना जाता है उसी तरह से पहना जाता है। और यहाँ पर बटन चालू कर देंगे, इनहेलर में डाल करके बीच में लगा होता है इनहेलर, इसमें डाल देंगे दवा को और बटन को चालू कर देंगे तो सनसन सनसन यहाँ से जाने लगता है। तो ये हमारा नेबुलाइजर होता है। लेकिन इनहेलर क्या होता है, इनहेलर जो होता है एक छोटा सा बॉक्स होता है, यहाँ पर बटन रहता है, यहाँ पर माउथ को लगा करके खींचा जाता है और एक यहाँ से होता है दवा को डालने वाला। समझ गए? तो ये इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से। समझ गए आप लोग? तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। इसका आप लोग को बता दूंगा, इमेज लगा करके दिखा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो वो होता है हमारा इनहेलर। तो नेबुलाइजर में हमारा क्या क्या डाला जाता है, एक हमारा होता है ब्यूडकार्ट और दूसरा होता है डियोलिन। ये दोनों को नेबुलाइजर में डाल करके दिया जाता है जिससे अस्थमा में आराम मिल जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्टिकोसोन। इस मेडिसिन के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा सोन देखा जाता है, सोन का टर्म आता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, पहली बात की जान लीजिए, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं। ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन को ठीक करता है। अब देखिए यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है तो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब यहाँ पर सांस ले पाएंगे सही से, कंट्रैक्शन हो गया है। तो ये क्या होता है हमारा एंटी इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को ठीक करता है। सूजन जो बन जाते हैं तो उसको ठीक करने का काम करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब सांस लेने की जो नली होता है उसमें जो सूजन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, म्यूकस जम जाता है, तो इसको हटाने का ये काम करता है। कौन काम करता है? इस प्रकार के दवा कार्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी के जो मेडिसिन आते हैं उनका यही काम होता है, इन्फ्लामेशन को ठीक करना। रेस्पिरेटरी जो सांस की नली होता है उसमें जो सूजन हो जाते हैं, म्यूकस जम जाते हैं, उनसे राहत दिलाना। इसमें हमारे 3 कैटेगरी के आते हैं। पहला हमारा शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन आता है। शॉर्ट एक्टिंग में हमारा कौन सा आता है, इसमें शॉर्ट एक्टिंग में हमारा आता है
हाइड्रोकार्टिकोसोन। तो देखिए यहाँ पर सोन आया हुआ है ना, सोन देखिए आया हुआ है, इसको कलर को चेंज करते हैं तब आपको दिखेगा, हाँ इस कलर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या आया हुआ है, यहाँ पर देखिए आप लोग सोन आया हुआ है, हाइड्रोकार्टिकोसोन। और जब कार्टिकोसोन आ गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि हमारा कार्टिकोस्टेरॉइड के कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अस्थमा के केसेस में। अगर हम लोग हाइड्रोकार्टिकोसोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है, जिसका असर हमारे शरीर में 8 से 12 घंटे तक रहता है। ये हमारा है हाइड्रोकार्टिकोसोन सोडियम सुसाइनेट, समझ गए आप लोग, जो कि इसका डोज होता है कितना होता है 1 से 2 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 15 किलो का है तो वो कितना ले सकता है, 15 से 30 मिलीग्राम तक का वो ले सकता है, 15 से 30 mg तक का डोज वो ले सकता है। वहीं पर अगर कोई 60 किलो का है तो 60 से लेकर के 120 mg तक उनको दिया जा सकता है, समझ गए आप लोग। तो ये होता है हाइड्रोकार्टिकोसोन का डोज, 1 से 2 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। अब आप मान लीजिए 20 किलोग्राम के हैं तो आप 20 से 40 mg तक का डोज इसका ले सकते हैं। ये हमारा होता है शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन हाइड्रोकार्टिकोसोन, जिसका ड्यूरेशन कितने समय तक होता है, 8 से 12 घंटे तक अपना असर दिखाता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटरमीडिएट का मतलब होता है ये हमारा होता है प्रेडिनिसोलोन। क्या होता है, प्रेडिनिसोलोन। इसमें भी देखिए क्या आया है, निसोलोन आया हुआ है, जो कि क्या होता है, इसका एक और नाम होता है वाइसोलोन होता है। अगर हम लोग इनके समय के बारे में बात करें तो पहला तो हमारा 8 से 10 घंटा तक था, 8 से 10 घंटा 12 घंटा तक का कितना था, देखिए 8 से 12 घंटे तक था, ये हमारा शॉर्ट एक्टिंग का था हाइड्रोकार्टिकोसोन। लेकिन जो इंटरमीडिएट वाला होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा समय तक अपना एक्शन दिखाता है। इसका जो असर होता है, ये दवा का नाम है दोस्तों, इसका जो एक्शन होता है वो कितने समय तक रहता है, इसका एक्शन जो होता है वो 12 से 36 घंटे तक असर दिखाता है। इसका दवा का यहाँ पर इमेज लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इनके अगर डोजेज की बात करें तो 5 से 60 मिलीग्राम तक आप लोग दिन भर में ले सकते हैं, समझ गए आप लोग, ये होता है। चलिए आगे बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग का, जो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, वो हमारे 36 से 72 घंटे तक असर दिखाता है, जिस दवा का नाम होता है डेक्सामेथासोन। इसके बारे में तो बहुत सुने होंगे आप लोग, ये बहुत ही फेमस दवा है जो कि अस्थमा के केसेस में दिया जाता है, जो कि डेक्सोना के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, समझ गए आप लोग, डेक्सामेथासोन, जो कि 0.3 से 0.6 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। 0.3 से 0.6 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है, समझ गए आप लोग, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। और डेक्सामेथासोन के बारे में आप लोग जानते होंगे पहले से, क्योंकि ये बहुत ही फेमस दवा है। मेडिकल के छात्र अगर आप लोग हैं तो आप लोग इनके बारे में पता होगा। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। डेरिफाइलिन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर मेडिसिन होता है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है, जिसका इस्तेमाल अस्थमा के केसेस में किया जाता है। डेरिफाइलिन क्या नाम होता है, ये इसका ब्रांड नेम होता है, इस नाम से ज़्यादा फेमस होता है, समझ गए आप लोग। चलिए अगर हम लोग डेरिफाइलिन के डोज के बारे में बात करें तो ये इनका डोज क्या होता है, इनका डोज होता है 1 एम्पाउल 2 ml। 1 एम्पाउल में हमारा 2 ml होता है जिसे हम लोग देते हैं। 1 एम्पाउल में हमारा 2 ml का डोज होता है और इतना लगाया जाता है, जिसका असर हमारा 6 से 8 घंटा तक रहता है। अब इस इंजेक्शन को आप लोग, ये जो इंजेक्शन आप लोगों को बता रहा हूँ, इस इंजेक्शन को क्या लगाएंगे, IM लगाएंगे कि IV लगाएंगे। IM भी लगा सकते हैं और IV भी लगा सकते हैं, मतलब मांस में भी लगा सकते हैं और नस में भी लगा सकते हैं। और एक बात और बता देता हूं, अगर किसी को ज़रूरत है ज़्यादा डोज की तो 6 से 8 घंटे के बाद इनका सेकंड डोज भी आप दे सकते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत है, हाईली रिक्वायरमेंट है, तो इसका दोबारा डोज जो होता है, दूसरा डोज आप 6 से 8 घंटे के बाद तुरंत दे सकते हैं। डॉक्टर इनका सलाह आपको देंगे तभी देना, अपने से मत देना, लेकिन ये नियम है, 6 से 8 घंटे तक ये असर दिखाता है और 6 से 8 घंटे के बाद इसका दूसरा डोज दे सकते हैं, समझ गए, जिससे ज़्यादा ज़रूरत होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट बात कर लेते हैं कि इनका काम क्या होता है, इस इंजेक्शन का काम क्या होता है। ब्रोंकाई को डायलेट करना, मतलब ब्रोंकाई जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, इसको क्या करना, इसको डायलेट करना। इस तरह से, जैसे मान लीजिए हमारा ये ब्रोंकाई है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब इसको डायलेट कर देगा तो कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा, समझ गए। तो ये होता है डायलेशन। ब्रोंकाई को क्या कर देगा, ब्रोंकियल मसल्स जो होते हैं उसको रिलैक्स कर देगा, जिसे सांस लेने में जो दिक्कत हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। इस इंजेक्शन का मेन काम यही है कि जो ब्रोंकाई हमारा होता है, जो हमारा ये सिकुड़ जाता है एयरवे, उसको क्या करना है, इसको ये फैला देता है, डायलेट करने का काम करता है इस प्रकार से, जिसे सांस लेने में, अंदर बाहर लेने में आसानी से दिक्कत नहीं होगा, समझ गए आप लोग। ये हमारा होता है अस्थमा का पूरी की पूरी जानकारी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।